अभी राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में हम हैं और डूंगरपुर का नाम जब आप गूगल सर्च में करेंगे तो कई तरह की चीज़ें अभी सबसे ऊपर सर्च में आएंगी। जैसे डूंगरपुर में बच्चों को बहुत ज़्यादा कोरोना हो रहा है, डूंगरपुर में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है। अभी नेशनल न्यूज़ ये चीज़ बनी थी कि डूंगरपुर में बच्चों को कोरोना केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चों के तीसरी लहर जो है वो डूंगरपुर ज़िले से शुरू हो गई है। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं, डूंगरपुर राजस्थान के दक्षिण राजस्थान का वागड़ जो इलाका है उसका एक ट्राइबल ज़िला है, ज़्यादातर आबादी यहाँ ट्राइबल्स की है। तो क्या वाकई यहाँ से तीसरी लहर शुरू हो गई है? ये सब जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ हूँ और मेरे साथ हैं इस ज़िले के डीएम सुरेश जी ओला। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि हमने दिल्ली में देखा ऑक्सीजन की कमी थी, बेड्स की कमी थी जब कोरोना का पीक चल रहा था। यहाँ कैसी स्थिति थी? आप लोगों ने इस जिले में जो थोड़ा सा दूर दराज का इलाका आता है, वहाँ कोरोना के जब केसेस ज़्यादा आ रहे थे तो कैसे मैनेज किया? डूंगरपुर में ये हमारा सौभाग्य मैं मानना चाहूँगा कि यहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग माइग्रेट करते हैं और वो गुजरात और महाराष्ट्र में रहते हैं। यहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि होली पे ये लोग वापस आते हैं। उस समय महाराष्ट्र गुजरात में कोविड केसेस ज़्यादा भी थे और हमारे लिए ये माइग्रेंट्स जब होली पे यहाँ पर आए तो हमारे केसेस सडनली राइज कर रहे थे। और जब हम पूरे स्टेट के पर्सपेक्टिव में देखते थे तो डूंगरपुर शुरू के 5-6 जिलों में था जहाँ पर कोविड केसेस बहुत ज़्यादा थे। ये हमारे लिए भी एक चुनौती थी कि ये लोग काफ़ी सारे होली पे आते भी हैं। होली पे यहाँ ढूंढोत्सव और कई तरीके के महोत्सव होते हैं और होली से लेकर अष्टमी तक यहाँ पर ऐसे त्यौहार मनाए जाने की परंपरा रही हुई है। उसको हमने समाज के साथ में मीटिंग की, दूसरी चीज़ें की, लेकिन फिर भी केस हमारे बढ़ रहे थे। तो जैसा दूसरे जो ज़िले थे उनमें 15 अप्रैल के लगभग केसेस बढ़ने लगे, हमारे यहाँ वो स्थिति 25 मार्च के लगभग आ गई थी, यानी होली से 1 सप्ताह पहले। हमने उसी हिसाब से हमारी प्लानिंग करी। ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सेटअप हो रहा था लेकिन वर्किंग कंडीशन में नहीं था। सिमिलरली एसडीएच में वर्किंग कंडीशन में नहीं था और एक प्राइवेट हॉस्पिटल है झील, वहाँ पर छोटा 30 बेड का वर्किंग कंडीशन में था। तो हमने उसको एक चुनौती माना, हमारे बेड्स को अपग्रेड किया और 10 अप्रैल आते आते हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारा खुद का जो ऑक्सीजन प्लांट है वो रन कर लिया। एसडीएच में हमारा ऑक्सीजन प्लांट था वो भी रन कर लिया। और उस समय क्योंकि बाकी जगह पे क्राइसिस नहीं था तो इंजीनियर्स को हमें दिल्ली से बुलाने में कोई असुविधा भी नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पर उनकी प्रायोरिटी थी। वो 2-3 दिन रुके, हमने चालू कर दिया। बेड्स की जहाँ तक बात करें तो हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 305 बेड की तैयारी करी और इसका फ़ायदा हमें ये मिला कि पीक टाइम में भी डूंगरपुर ज़िले में 252 हमारा मैक्सिमम एडमिशन रहा है कोविड के पीक टाइम में, विच सिंपली मीन्स कि 80% से ज़्यादा बेड हमारे कभी भी ऑक्यूपाई नहीं हुए। ऑक्सीजन की भी सफिशिएंट अवेलेबिलिटी थी। इसके अलावा आईसीयू में और जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनको हम सिलेंडर पे भी रखते थे और उसके लिए हमें उदयपुर से, राजसमंद से और चित्तौड़ से कंटिन्यूस सप्लाई भी मिलती थी, तो वो हम स्पेयर में रखते थे और उसी तरीके से हम इसको मैनेज करते थे। तो इस ज़िले में ये क्राइसिस कभी भी नहीं आया कि आज हमारे पास में देने के लिए पेशेंट्स के लिए बेड नहीं हो या हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी हो। किसी मरीज को एडमिट करने के लिए बेड नहीं है या ऑक्सीजन या उसकी वजह से जो चीज़ें देख रहे थे वो बिल्कुल यहाँ नहीं हुई। और मेरे ख्याल से आपको तो वो सारा जो क्राइसिस एक तरह से, क्योंकि केसेस दिल्ली से भी ज़्यादा पहले बढ़े थे, जब दिल्ली से या बाकी शहरों से इस तरह की तस्वीरें आने लगी थी उससे पहले ही आपने वो चीज़ें मैनेज कर ली थी। अभी यहाँ कैसी स्थिति है? कोरोना का वर्तमान जो पर्सपेक्टिव है पिछले 8-10 दिन का मैं बताना चाहूँगा तो रोज़ाना लगभग 100, 120, कभी 80, ऑन एन एवरेज 100 केस पर डे कोरोना के आ रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिशन्स की बात करें तो आज मॉर्निंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास में 305 बेड की कैपेसिटी के अगेंस्ट में 61 पेशेंट्स हमारे यहाँ एडमिट हैं और इनमें मैक्सिमम अब वही पेशेंट्स हैं जो ओल्ड एज के हैं, कोमॉर्बिड कंडीशंस में हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अराउंड 60 पेशेंट्स हमारे पास में, विच इज़ 20% ऑफ आवर कैपेसिटी। अब मैं उस बात पर आता हूँ जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है कि डूंगरपुर ज़िले में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। हालांकि कई दावे उसको लेकर मिलते हैं। एक आंकड़ा भी दिया जाता है कि कुछ ही दिनों में 500 से ज़्यादा बच्चों में कोरोना पॉजिटिव हैं। वो बच्चे क्या है ये? इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि एक जगह पर यह आंकड़ा 512 बताया गया, फिर दूसरे दिन उसी मीडिया द्वारा इसको 2 जिलों में मिला के 650 के लगभग बताया गया और फिर उसके बाद में दूसरे जिलों को भी बताया गया। तो हमारे लिए भी नो डाउट ये चिंता का विषय था, क्योंकि बच्चे किसी भी हों, वो मेरे हों, आम जनता के हों, किसी को भी हो, हमारे से ज़्यादा चिंता हमें हमारे बच्चों की होती है, क्योंकि छोटे होते हैं, उनकी केयर करना हमारे लिए भी मुश्किल है। लेकिन फिर हमारे चिकित्सा विभाग से इस पूरी चीज़ का हमने एनालिसिस कराया और
इस खबर के बाद में हमने भी इस चीज़ को चुनौती से लिया कि क्या वाकई में ये थर्ड वेव है या बच्चे इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। तो उसमें मैं 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों में जो एज ग्रुप है वो 0 to 12 होता है, 12 to 18 और 18 के बाद में हो जाते हैं। हमारे जो पीडियाट्रिशियंस हैं उनकी टीम बनाई, उनसे डिस्कस किया, उसके बाद में सारे आंकड़े वापस निकलवाए, तो फिर उसमें निकल के आया कि पिछले 12-13 दिन में लगभग 56-57 केस हमारे आए थे, विच इज़ 4 और 5 पर डे। अब उसके बाद में फर्दर हमने ये सोचा कि ये अभी पिछले 10-12 दिन का एनालिसिस है, हमें पिछले पूरे महीने यानी कि मई का, अप्रैल का, मार्च का, फेब का, जनवरी का, और वरन मैंने तो ये भी किया कि हमारे ज़िले में पिछले साल में लगभग जितने भी केस आए हैं टोटल, उसमें से कितने % संक्रमित बच्चे हुए हैं वो मंथ वाइज भी हमने एनालिसिस करवाया। तो उसमें जो एक ट्रेंड नोट आया वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल का जो लॉकडाउन था उसमें 0 से 12 एज ग्रुप की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें जो परसेंटेज थी कि अगर 100 टोटल पॉजिटिव मेरे ज़िले में आ रहे हैं तो उसमें से कितने 0 से 12 एज ग्रुप के आ रहे हैं वो ज़्यादा थी। ये ट्रेंड मोर और लेस 5% के इर्द गिर्द रहा है। और इस साल की अपन बात करें तो ये जनवरी में लगभग 4% था, फरवरी में ये 5.6 था, और उसके बाद में ये कुछ पॉइंट्स में डिक्लाइन में। करंटली इस मंथ की अपन बात करें मई में तो ये अभी 3.9 के अराउंड है, विच मीन्स कि अगर मेरे ज़िले में 100 पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसमें से 4 या 5 जने बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। और इसके साथ में पिछले 10 दिन का तो मैंने केस बाय केस पे एनालिसिस करवाया है, तो उसमें जो बच्चे पॉजिटिव आए हैं वो पेरेंट्स जिनके पॉजिटिव हो गए उनके साथ में बच्चे रहते हैं, तो उसी केस में वो बच्चे पॉजिटिव आए हैं। 4, 5, 6 इनका नंबर रहता है, जो कि बड़ा नंबर नहीं है क्योंकि पूरे साल भर के भी आंकड़े हमने अध्ययन किए हैं, उसमें भी ये सेम ही ट्रेंड हमें नोटिस में है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे पूरा इस ज़िले में मुझे ज्वाइन किए हुए लगभग 7.5 महीने हो गए, और हॉस्पिटल्स में भी मैंने ऑफन कंटिन्यूसली विजिट्स की है। इवन अप्रैल मई में मिला के तो लगभग 40-45 विजिट की है हॉस्पिटल की। इस दौरान कोई एडमिशन किसी बच्चे का हॉस्पिटल में हुआ नहीं है, या पूरे ज़िले में कहीं भी कोविड से किसी बच्चे की डेथ हुई हो ऐसा भी हमारे संज्ञान में आया नहीं है। और पीक पे भी जब क्राइसिस चल रहा था कि ऑक्सीजन नहीं है, दूसरी नहीं है, तो पूरे ज़िले में सिर्फ एक गुड़िया थी, वो आई थिंक 10-11 साल की थी, और उनकी दादी माँ पॉजिटिव थी, तो वो असिस्ट करने के लिए वो हॉस्पिटल में रहती थी। मैं भी गया तो कई बार मिला हूँ उससे, उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, वो सीरियस नहीं थी, जस्ट वो असिस्ट करने के लिए वहाँ पर थी। इसके अलावा पूरे ज़िले में आई थिंक 20 साल से नीचे का कोई एडमिशन हमने देखा भी नहीं है, ना इस कैटेगरी में कभी ऐसा सुनने में आया कि गंभीर रूप से संक्रमित हुए हैं। संसाधनों की जहाँ तक बात करते हैं तो डूंगरपुर में पूरा NICU बिल्डिंग है, पीडिया का जो बिल्डिंग है वो सेपरेट है। बेड्स की जहाँ तक बात करते हैं तो बच्चों के लिए अलग से इस तरीके से सेटअप की ऐसी जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है। और जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है तो हमारे पास में 9 पीडियाट्रिशियंस उपलब्ध हैं, जो आई थिंक डूंगरपुर ज़िले की साइज़ के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। मिलाकर बात यह है कि जो जिस तरह से ये खबर बाहर गई, सच्चाई वो नहीं है, इसमें कोई नया ट्रेंड नहीं था जो बच्चों के ज़्यादा आने का। यस, हाँ, मैं इसमें बस यही कहना चाहूँगा क्योंकि ऐसी खबर पढ़ने से पेरेंट्स भी पैनिक होते हैं और डर सबको लगता है, वो चाहे मैं हूँ या दूसरे कोई भी लोग हों। लेकिन पूरे साल भर का जो हमने एनालिसिस कराया है और टोटल केसेस का जो सैंपल साइज़ है वो भी थाउजेंड्स में है, उसमें से बच्चे कितने पॉजिटिव हैं वो अगर हम ट्रेंड निकालते हैं तो मोर और लेस वो सेम ही आ रहा है। और ऐसी एक भी घटना कहीं हुई नहीं है। इवन दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स जो राजस्थान के हैं वहाँ भी मैंने डिस्कस किया तो यही सेम ट्रेंड वहाँ भी नोटिस में आया है। तो अगर हम उस ज़िले के टोटल पर डे में देखें या मंथ का देख लें टोटल केस और उसमें से बच्चों का परसेंटेज कितना है वो अगर हम देख लेंगे, इसका एनालिसिस कर लेंगे तो सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी। और ऐसी कोई चीज़ मुझे लगती नहीं है कि जैसे इनवेरिएबली ये हो कि एक ही दिन में इतने सैकड़ों बच्चे पॉजिटिव आ गए। ये जो 512 का भी अगर किसी ने फिगर रिपोर्ट किया है तो वो भी 13-14 दिन का लास्ट जो एक्टिव केस हम मानते हैं ज़िले के उसमें क्या है, उसको अगर डिवाइड करके हम एनालिसिस करते हैं तो वो 10-12 तक आता है। और मेरा जो हमने एनालिसिस करवाया उसमें वो 4 से 5 का फिगर है। ये थोड़ा सा जनजातीय इलाका है तो वैक्सीन या टीके को लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां भी हैं कि टीका लगाने से कुछ गलत हो जाएगा या मौत हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें। टीकाकरण कैसा चल रहा है? डूंगरपुर में शुरू में हमें काफ़ी दिक्कत हुई थी टीकाकरण को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र भी है, तो कुछ इस तरीके की भ्रांतियाँ यहाँ पर थी कि टीका लगेगा तो 6 महीने बाद में डेथ हो जाएगी, या जो टीका प्रशासन को या डॉक्टर्स को लगा है वो टीका अलग था और हमें अब अलग टीका लगाया जा रहा था। तो इस तरीके की भ्रांतियाँ थी। और हमारा पर डे जो वैक्सीनेशन का एवरेज था वो मुश्किल से 700-800 तक था। और
राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट्स का कंपेयर करें तो हमारी काफ़ी वीक सिचुएशन थी, हम 33 नंबर पे थे सबसे लास्ट में। उसके बाद में हमने इस चीज़ पे फोकस किया और जो हमारे लोकल डॉक्टर्स हैं उनके वीडियोस बनाए, मैंने खुद ने अपील की, हमारे CMHO ने अपील की, इवन यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसमें हमारे MP साहब हैं, दूसरे MLAs हैं, कई सारे जो दूसरे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है जिनमें सरपंच भी है, प्रधान है, उन सब के हमने लोकल लैंग्वेज में वीडियो बनवाए, उनको सर्कुलेट किया और पंचायतवार एक कैंपेन बिल्डअप किया। तो शुरू में हमारा ये भी था कि हमारी लिमिटेशंस थी कि हम CHC लेवल तक ही कर पा रहे थे, तो यहाँ पर रिमोट एरिया, ट्राइबल एरिया, पहाड़ी इलाका, लोगों को आने जाने में भी काफ़ी असुविधा होती थी। तो इस प्लान को चेंज करते हुए हमने 353 पंचायतों में वैक्सीनेशन ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की और उससे पहले ये सारे वीडियो सर्कुलेट किए। सरपंच संघ का जो एसोसिएशन है उससे मैंने बात की, उनको समझाया, उन्होंने भी एग्री किया, सपोर्ट किया। तो उसके बाद में हमने एक दिन में 20,000 प्लस भी वैक्सीनेशन किया। तो उसके बाद में ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। ज़िले में लगभग 2.25 लाख के लगभग वैक्सीनेशन हो चुका था। वो स्टेट लेवल के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी अच्छा है। तो वो स्थिति अब नहीं है। अब लोगों में अभी तो इवन स्थिति ये है कि वैक्सीनेशन शॉर्टेज के कारण हमें भीड़ का सामना करना पड़ रहा है और लोग और यूथ में बिल्कुल पूरी उम्मीद रहती है कि हमारा नंबर आएगा और हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। अच्छा, वैक्सीन को लेकर आज मैं और भी कई तरह की खबरें में देख रहा था डूंगरपुर के जो स्थानीय चैनलों पर। तो एक खबर ये चल रही थी कि यहाँ ऐसे भी मामले आ रहे हैं कि जिनकी डेथ हो गई उनके नाम भी वैक्सीन लगेगी। उसमें ये केस मेरे संज्ञान में भी आया था और उसकी हमने जांच करवाई। तो उसमें जो आधार नंबर यूज़ हुआ है और मोबाइल नंबर जो यूज़ हुआ है वो राजस्थान के दूसरे ज़िले में उसका वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन उन्होंने सोशल जो IT टूल्स है उसका मिसयूज़ किया है, कुछ किया है, वो भी जाँच के लिए हमने दे भी रखा है। तो उन्होंने यूज़ यहाँ का किया, वैक्सीनेशन वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है। वो 2 केस ऐसे थे जिनमें उनकी डेथ 4-5 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उनके जो बेटे हैं उनके पास में मैसेज आया कि आपका वैक्सीनेशन हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स के फ्रॉड का मैटर। एक चीज़ और भी, मुझे यहाँ मैं कई वैक्सीनेशन सेंटर पर भी गया, वहाँ लोगों से मिला। ट्राइबल एरिया तो जाहिर है लोगों को उतना वो डिजिटली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कर सकें या बुक कर सकें। तो उसके लिए अभी केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने ये कह दिया कि आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आज ही मैं एक वैक्सीनेशन सेंटर पर गया और वहाँ उनका स्लॉट जो सारी बुकिंग थी ना वो ऑनलाइन ही थी। जो ऑफलाइन के लिए जो लोग आए उनको कुछ नहीं मिला। ये इसमें क्योंकि ज़िले को जो डोज मिले हैं वो काफ़ी लिमिटेड मिले हैं। अभी हमारी जो करंट कैपेसिटी है पर डे वैक्सीनेशन की वो 20,000 प्लस है, बट जो हमारा अलोकेशन है वो 3,000 पहले मिले थे, 3,000 बाद में। तो जैसे ही उसको ऑनलाइन ओपन किया वो 1 या 2 मिनट में बुक हो जाता है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ओपन कर दिया अब, तो उस हिसाब से अगर हम सारे ब्लॉक पे प्लान करेंगे तो पर ब्लॉक पे हम 200-300 का वैक्सीनेशन कर पाएंगे। CMHO और इनको मैंने बोल भी दिया कि आप इसको थोड़ा सा स्कैटर्ड वे में प्लान करें ताकि ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठी नहीं हो, क्योंकि टीके की जो अवेलेबिलिटी है वो 200-300 पर सेंटर हो पाएगी और जो टीकाकरण करवाने के इच्छुक लोग हैं वो हज़ारों की संख्या में। मैं मतलब एक समझना चाहता हूँ कि इसमें आप कैसे करेंगे। जैसे एक सेंटर पर 200, मान लीजिए कि एक सेंटर पर 200 टीके एक दिन में है, तो आप क्या उसमें ऐसा रिजर्वेशन करेंगे कि इनमें से आधे? हमने पहले भी पिछले 10-12 दिन से जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है उसमें हमारा प्लानिंग ये था कि जिन अर्बन एरिया जो मैक्सिमम एक्टिव केस थे फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी। जैसे पिछली बार जो वैक्सीन हमें मिला उसका यूज हमने सिर्फ डूंगरपुर सिटी में किया, क्योंकि पूरे ज़िले के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ज़्यादातर एक्टिव केस यहाँ पर है। उसके बाद में हमने सागवाड़ा को प्रायोरिटी थी, दूसरा अर्बन सेंटर है, वहाँ पर भी केस कंपेरेटिवली डेंस पॉपुलेशन है, क्लोजली लोग रहते हैं, उनका मिक्सअप होना भी ज़्यादा वो रहता है। और उसके बाद में अभी हमने एक एनालिसिस करवाया है कि हमारे ज़िले में 25 से ऊपर मोर देन 25 पॉजिटिव एक्टिव केस जिन जिन पंचायत में है उनको हम प्रायोरिटी देंगे। तो CMHO को एक प्लान बनाने के लिए हमने दे दिया। तो नेक्स्ट डोज जैसे भी आएगी हम इस तरीके से प्लान करके वहाँ के लोकल लोगों को प्रायोरिटी देंगे ताकि एटलीस्ट उन जगहों को हम सेचुरेट कर ले जहाँ पर मैक्सिमम केस। और भी कई तरह के यहाँ मुझे चीज़ें देखने को मिली, जैसे जब लोग गांव देहात वाले इलाकों में, जो थोड़ा सा बैकवर्ड वाला एरिया है, जो शहर से दूर वाले इलाके हैं, वहाँ अगर कोई बीमार होता है, किसी को बुखार आता है, तो वो अस्पताल जाने की बजाय वो भोपाल के पास जाता है या फिर जो जिनको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं उनके पास जाता है। तो इन चुनौतियों से कैसे निपटना? ये चैलेंज हमें लगभग महीने भर पहले आया था, क्योंकि उस समय चुनौती ये आई थी कि जो लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे थे उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 50-60 इवन 40s में हमने सेचुरेशन देखा है, और हॉस्पिटल पहुंचते ही उनकी डेथ कुछ केस में हो जाती थी। ग्राउंड पे इसका रिसर्च करवाया, फिर अगेन क्योंकि पूरा ज़िला है यहाँ पर और पॉलिटिशियंस का भी अच्छा होल्ड होता है, लोकल लोगों को वो अच्छे से कन्विंस कर पाते हैं। तो यहाँ के सरपंच संघ है उसकी मैंने मीटिंग की, फिर सभी SDMs ने अपने अपने स्तर पर, सारे सरपंच संघ है लोकल उनके,
उनकी मीटिंग की और उनको एक ही चीज़ समझाई कि हमें लक्षण छुपाने नहीं है, कोई भी फीवर या जुकाम इसकी तरीके की कोई भी बीमारी है उसको बताना है। डोर टू डोर सर्वे साथ के साथ में हुआ और फर्स्ट राउंड सर्वे होने के बाद में जिला स्तर से हमने 30 अधिकारियों की टीम बनाई। उस टीम में मैंने खुद ने पंचायतें ली, हमारे एडीएम ने पंचायतें ली, सीईओ जिला परिषद जो भी एक आईएएस ऑफिसर है उन्होंने पंचायतें खुद ली। तो हर ऑफिसर के पास में 10 से 12 पंचायतें हमने दी। जिले में 353 पंचायतें हैं और हमने तय किया कि हम खुद फील्ड में जाएंगे, हमारी जो ग्राम स्तरीय कमेटी है उससे बात करेंगे, लोगों को अवेयर करवाएंगे। उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमारी 353 पंचायतें हैं वो लगभग 1 वीक में कवर हो गई। हमने 1-to-1 जिला स्तरीय अधिकारियों ने उनसे बात की, उनको कन्विंस किया, तो उससे उनमें भी अच्छा मैसेज गया। उससे एक चीज़ हुई कि हमारे ज़िले में पॉजिटिव केस की संख्या में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि लोग हर गांव में 40-50 लोग ऐसे थे जिनको खांसी जुकाम और बुखार के लक्षण थे। कहीं ना कहीं वो छुपा रहे थे उसको कि अगर हम पॉजिटिव आ गए तो शायद हॉस्पिटल में ले जाके हमें वहाँ पे रख देंगे या रहना होगा, तो थोड़ा सा डर का उनमें माहौल था। लेकिन जब लोकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ में उनको समझाया गया तो लोग आगे आए, उन्होंने सैंपल्स देना शुरू किया। 1-1.5 वीक तक हमारी पॉजिटिविटी बढ़ी, केस भी बढ़े। लेकिन केस बढ़ने के साथ में हमने जो ट्रेंड नोट किया कि उसके बाद में जो हमारा हॉस्पिटलाइजेशन था वो डिक्लाइन करने लग गया, क्योंकि इससे केसेस का अर्ली आइडेंटिफिकेशन होने लग गया। साथ ही साथ ऐसे लोगों को हमने मेडिकल किट्स भी बंटवाए जो कि ILI सिम्टम्स वाले थे। उससे एक तो हॉस्पिटलाइजेशन हमारा रिड्यूस हुआ, प्लस 45 साल से नीचे की एज ग्रुप में ये छुपाने के कारण काफ़ी ज़्यादा डेथ हो रही थी। इस सर्वे के बाद में 45 साल से नीचे की डेथ होना ऑलमोस्ट नेक के बराबर हो गया। हो सकता है 4-5 दिन में एक डेथ हो जाए, लेकिन ये नेक के बराबर है और इससे हमारा हॉस्पिटलाइजेशन भी बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, केस अभी भी आ रहे हैं, बट लोगों में एक अवेयरनेस आई है कि अगर हमें बुखार खांसी जुकाम आ रहा है तो सैंपल देना है, दवाई लेनी है। एक सर इसी से जुड़ा सवाल है कि जैसे लोगों से आप पूछेंगे तो हॉस्पिटल जाने के बजाय, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा, इन जनरल भी दूसरी बीमारियों में भी, वो अस्पताल जाने के बजाय गांव का जो झोला छाप डॉक्टर है या कोई बंगाली डॉक्टर जिनको ये कहते हैं गांव में, वो हो या कोई भोपा हो, वहाँ ज़्यादा जाते हैं। तो हम भी जानते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है या ये एक स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था नहीं है। तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है? क्या लोगों का भरोसा अस्पतालों में कम है या उनको अस्पतालों की सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं आसपास? बतौर जिला अधिकारी आप 7-8 महीने से यहाँ हैं, आपको क्या लगता है? इसमें देखिए दोनों ही चीज़ें हैं। ज़िले की जो जोग्राफिकल स्प्रेड देखेंगे उसमें कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो बिल्कुल सक्षम हैं, जैसे डूंगरपुर प्रॉपर ब्लॉक है, यहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है। बिच्छीवाड़ा जो एरिया है वहाँ पर CHC है। सागवाड़ा में हमारे पास में प्राइवेट हॉस्पिटल्स 2-3 अच्छे हैं। लेकिन इसके विपरीत जैसे चीखली ब्लॉक है, वो तहसील भी हमारी पंचायत समिति है, लेकिन वहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और आई थिंक उसकी 2 से 2.25 लाख की पॉपुलेशन है। PHC और छोटी मोटी वहाँ डिलीवरी वगैरह हो जाती है, लेकिन जो दूसरी क्रिटिकल बीमारी होती है उनकी नहीं होती। तो लोग, दूसरा एक और रीज़न है कि लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, और जो गांव में मान्यता उनकी होती है कि वो गांव तक जाके और उनको छोटा मोटा बुखार वगैरह होता है तो वो वहाँ से दवाई ले लेते हैं, तो उनको सालों साल से वो उसी के टच में आते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट तक आने को वो अवॉइड भी करते हैं, और फिर कई बार जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो आ भी गए तो ये भी फियर रहता है कि मेरा क्या होगा, किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। ऐसा नहीं है। तो अगर डिलीवरी का पैटर्न देखें तो उसमें ऐसा नहीं है कि पूरे ज़िले की डिलीवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक आने में कतराते हैं। उसमें अवेयरनेस के लिए जैसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हम भी कई बार जाते हैं, वो उनको बताने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अभी भी ये दिक्कत तो है। तो इसमें बीच बीच में हमने जोला साहब जो डॉक्टर थे, कुछ केस में हमने कार्रवाई भी की। कोविड टाइम्स में तो ज़्यादातर ये बंद थे, हमने एक कैंपेन भी रन किया था, लेकिन उसके बाद भी कई जगह पर ये लोग दोबारा से काम करने लगते हैं। तो उसमें इनके, मुझे ये सुनने में मिला और जानने को मिला कि जो स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, वही उनको बचाते हैं, वही उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसमें जैसे मैं अभी कुछ दिन पूर्व हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उसी क्षेत्र के जिसकी मैं बात कर रहा था, उनसे इसी चीज़ को लेके कि लोगों को किस तरीके से अवेयर किया जाए और किया जाए, तो उनका मेरे को जो फीडबैक था, उन्होंने यही कहा कि सर इसमें हम तो यहाँ के स्थानीय निवासी है, तो ये जो डॉक्टर हैं, ये लोग हैं, इनको 20 साल से 30 साल से या पिछली जनरेशन से भी इनको छोटी मोटी दवाई दे रहे हैं या इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और जब ये जाते हैं तो उनको बैठ के प्यार से लोकल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। अभी इवन MLA साहब ने मुझे ये भी बताया कि जैसे सर कोरोना काल की बात करें तो वो डॉक्टर जाके इनको पकड़ेंगे, उनका हाथ भी पकड़ लेंगे, उनको देखेंगे आप ठीक हो, ग्लूकोज लगा देंगे इस तरीके से। जबकि यही चीज़ अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे या CHC में जाएंगे तो जो डॉक्टर्स होंगे, ऑब्वियसली आपके लिए भी है, मेरे लिए भी वो प्रोटोकॉल है, मास्क भी होगा, वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, दूर से ही उनको पूछेंगे कि आपकी क्या सिम्टम्स हैं।
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको लगती है कि वो वाले डॉक्टर साहब ने तो मेरे को बिल्कुल पास में बैठा के हाथ लगा के और मेरी नाड़ी भी देखी है, इस तरीके से किया है, बट ये चीज़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। तो एक जैसे MLA साहब का फीडबैक था और मैंने भी कई जनों से पूछा, तो उनका ये मानना है कि वो तो बहुत अच्छा देखते हैं और ये तो दूर से ही देखते हैं एज इफ़ कि वो हमें सही ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे। ये 1% साइकोलॉजी भी है उसमें, तो उनको ऐसा लगता है, जबकि हम ये मानते हैं कि कोविड का एक अपना प्रोटोकॉल है, डिस्टेंस हमें मेंटेन करनी होगी और इस तरीके की चीज़ कोविड में है भी नहीं कि हम उनको टच करें या देखें इस तरीके से। तो ये एक ट्रेडिशनली यहाँ पर है ये चीज़। और मेरे ख्याल से ये बड़ी चुनौती भी है क्योंकि लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर मिलना चाहिए। आप कोविड की बात छोड़ दीजिए, कोविड से पहले भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी और शायद वो एक प्रशासन की भी एक असफलता है कि लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर के बजाय ऐसे लोगों के पास जाना पड़ता है। इसमें मैं वही बात कहना चाहूँगा कि जैसे ये चीज़ कई सालों से उनके पास में है, इवन इसको मैं कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकता हूँ, कुछ जगह पे ये नहीं भी होती है। जैसे अब सागवाड़ा है, वहाँ पर जैसी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फैसिलिटी है, सेम उसके इक्विवेलेंट फैसिलिटी वहाँ पर है, उसके इर्द गिर्द पूरा ट्राइबल एरिया। तो ऐसा नहीं है कि उस एरिया में एटलीस्ट मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट बात यह है कि लोग वहाँ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। और अब तो गवर्नमेंट ने चिरंजीवी स्कीम, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्कीम है, उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री है, बीमा कवर है, ये कहीं पर आकर एडमिट हो सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले सकते हैं। तो उसको अवेयर करने के लिए भी सरपंचगण की मीटिंग ली है, VC भी ली है, इवन CM साहब ने और हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी VC लेकर सबको अवेयर भी किया है कि हमें इसमें करना है। सारे लोग जैसे इस जिले में मैक्सिमम परिवार वो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, उनको ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट मिला हुआ है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, उनको बेनिफिट मिला हुआ, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर है। तो लगभग जिले की 90% प्लस पॉपुलेशन तो फ्री में वैसे ही कवर हो रही है। तो इसके लिए उनको और अवेयर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई बार ट्राइबल एरिया में ये भी होता है कि कहीं पे ये जाएंगे और उनसे बहुत ज़्यादा जो पेइंग कैपेसिटी होती है वो इस ट्राइबल एरिया में ज़्यादा नहीं है, तो वो उस चीज़ को भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मिनिमम पैसों में हमारा इलाज हो जाए। तो दोनों है, प्रशासन भी कोशिश करता है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए वो अचीवमेंट अभी हुआ भी नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो लोकल लेवल पे अवेयरनेस होनी चाहिए या एक मानसिकता होनी चाहिए। हालांकि इसमें ऑफ लेट अभी जो यंग जनरेशन है वो पढ़ने भी लगे हैं, उनको पता भी है, वो व्हाट्सएप के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में काफ़ी अवेयर है। उनसे जैसे बात करने से भी लगता है, कॉलेजेस वगैरह में 1-2 बार में गया हूँ, तो अब अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है। लेकिन स्टिल जो ओल्ड जनरेशन है उनमें जैसे टीके के टाइम पे हमने देखा या कोविड के टाइम भी देखते हैं, वो काफ़ी डरते हैं इन चीज़ों से और कहीं ना कहीं मन में वो डर भी है। थप्पड़ मारना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा तो जैसे कई जगह से वीडियो आ रहे हैं, आप ही के DM फ्रेटर्निटी वाले लोग जो है, जैसे हमने देखा छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से इस तरह की वीडियो है, आपको ज़रूरत पड़ी है या आप ऐसा करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन आपने पूछा तो मैं वाकया बताना चाहूँगा। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट डेली जाता था, तो आजकल क्योंकि व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, लोग काफ़ी पढ़ते हैं कौन सी दवाई लेनी है, क्या करनी है। तो मेरे साथ जब हम राउंड पे थे, 2-3 डॉक्टर्स भी थे, फिजिशियन थे, तो अटेंडेंस है, उनको मैं कह रहा हूँ कि भाई डॉक्टर साहब हैं, ये आपका इलाज करेंगे, देखेंगे, आपको ये ट्रीटमेंट देना। और डॉक्टर उनको बता भी रहे हैं मेरे ही सामने, वो डॉक्टर को वापस बताते हैं कि नहीं सर आपने तो ये दिया ही नहीं है, ये दिया ही नहीं है, ये दिया ही नहीं है। जबकि कोरोना में मोर और लेस सेट प्रोटोकॉल है और एक अच्छा डॉक्टर बनने में और मेडिकल कॉलेज में पहुंचने में, फिजिशियन बनने तक में MBBS करते हैं लोग, PG करते हैं, उसके बाद मेहनत करते हैं, फिर यहाँ पहुंचते हैं, 10-12 साल लग जाते हैं, तब जाके वो इस लेवल तक पहुंचते हैं। तो उनको सब पता होता है, वो हज़ारों पेशेंट कर चुके होते हैं, बट फिर भी लोग जिद करते हैं। तो उस समय खुद को हमें भी लगता है कि काफ़ी इरिटेटिंग है, बट ऐसे केस हमारे सामने आए भी। बट मैंने यही कोशिश की, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त डॉक्टर हैं, मेरे ब्रदर भी डॉक्टर हैं, तो इस फ्रेटर्निटी को मैंने देखा भी है। कोशिश हम यही करते हैं, मीटिंग्स में भी यही बात करते हैं कि हमें मेंटली कूल रहना है। कोई बात नहीं, इन लोगों को नहीं पता है, ये आपसे जिद करेंगे, बोलेंगे कि ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, लेकिन उसको ईजिली टैकल करो, मोटिवेट करो। तो इस तरीके से ऐसा कोई वाक़या मेरे ज़िले में हुआ नहीं है। और मैं हमेशा, मेरा फोकस भी ये रहता है कि नहीं पता है तो उनको प्यार से समझा दे अपन और उनको बता दें कि हमें ये करना है। क्योंकि प्रेशर के टाइम्स होते हैं, ऑक्सीजन के क्राइसिस होते हैं, एक तरफ पेशेंट मर रहे होते हैं, तो वो सबके लिए दुखद होता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों को उसकी चिंता नहीं है या अधिकारियों को चिंता नहीं है, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश सब करते हैं। और दिन रात काम करने से कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर डेवलप होता है, इरिटेशन होती है और आदमी झल्लाने पर मजबूर हो जाता है। बट ये सबका इंडिविजुअल पैटर्न है, कुछ कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ से नहीं भी हो पाता। बट समहाउ डूंगरपुर में कितना भी प्रेशर आया हो, हमने मेंटली कूल रहते हुए काम किया। हमारी डॉक्टर्स की टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया
मैं बताना चाहूँगा लगभग 70 का स्टाफ हमारा पॉजिटिव हो गया था जब पीक लोड हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा था। तो कई सारे डॉक्टर्स ने अपनी शिफ्ट डबल करके काम चलाया और नर्सिंग कर्मियों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, दूसरे जो सुपरवाइजर वगैरह थे उन्होंने अच्छा काम किया। तो वो टफ टाइम था, निकल गया और सभी ने अच्छा काम किया, टीम के रूप में काम किया। तो हमें भी अच्छा लगा और हमारे से एडमिनिस्ट्रेशन से जो सहयोग हो सकता था, उनको जो संसाधन चाहिए होते थे, जितना हम उनको सपोर्ट दे पाते थे, डेली हम मिलते थे कि क्या आपको चाहिए हम दे पाएंगे आपको, उस तरीके से हम कोशिश करते होते। और एक RS ऑफिसर डेडिकेटेडली हमने हॉस्पिटल के लिए लगा रखा था, वो उनको असिस्ट करने के लिए होता था कि क्या किया जाए। और ये एक कॉमन, जैसा आपने प्रश्न पूछा है, मेरे को भी कई बार मीडिया ने, स्थानीय लोगों ने कहा कि सर कमियां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और ये नहीं हो रहा या इस तरीके की शिकायतें हैं, तो आप उनको क्यों नोटिस नहीं देते, चार्जशीट नहीं देते। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रेशर सिचुएशन है और कोविड की ये जो सिचुएशन है ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की है कि ये किस पेस से बढ़ेगा। तो प्रेशर उन पे भी है, प्रेशर हमारे पे भी रहे। उस समय उस टीम पे एक्शन लेके कोई काम करना, मैं व्यक्तिगत ये मानता हूँ कि वो उनको डिमोरलाइज करना है, रेदर देन उनको बैक एंड सपोर्ट देना कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या सपोर्ट कर सकता है। वो सपोर्ट हमने देने की कोशिश की है और इसी से कभी वो भी डिमोटिवेट नहीं हुए, उनको टाइमली हमने दिया। और फिर लोगों को और आम जनता को भी लगा कि ये कमियाँ होती है लेकिन उनको सुधारने पे फोकस करें। बहुत ज़्यादा हार्श एक्शन लेने से भी कोई चीज़ें इंप्रूव नहीं हो जाती। बाकी दूसरे जो स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है 100 में से 4-5 जने गलत भी कर रहे होंगे, लेकिन 95 तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको मोटिवेट रखना ये हमारा नैतिक दायित्व है और वो हमें करना भी चाहिए। पर हम देश भर से देखते हैं कि DM थप्पड़ वाले मामले भी आते हैं। अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ, जैसे आपके पास पावर है, पूरा जिलाधिकारी हैं आप, तो थप्पड़ मारने की या इस तरह की दिक्कत, क्या वो मेंटल प्रेशर की वजह से होता है ज़्यादा? मतलब मैं पर्सनली ये समझना चाहता हूँ कि एक जिला का सबसे बड़ा अधिकारी है, उसको किसी को थप्पड़ मारना पड़ता है। आप कार्रवाई कर सकते हैं, एक तरीका होता है, आपको शिष्टाचार के तहत या जो कानूनी कार्रवाई है वो कर सकते हैं आपके हाथ में, लेकिन ये फिजिकली असॉल्ट करना व्यक्तिगत तौर पे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी ऊपर की पोस्ट होती है उतना ही प्रेशर होता है। जैसे आप सुबह से शाम तक ये देखते हो कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको क्या करना है, फील्ड में क्या करना है, डोर टू डोर सर्वे हो रहा है या नहीं हो रहा, सैम्पलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ऑक्सीजन आप दूसरे ज़िले से लेके आ रहे हैं, आपके पास में स्टॉक कितना, कई सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन, दूसरी सारी मीटिंग्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि रिलैक्स कोई भी होता है। ऐसी प्रेशर सिचुएशन में हमेशा हर कोई ऑफिसर ऑन द टोज रहता है और उस समय कई बार हो जाता है कि अब सबका अलग अलग टेम्परामेंट होता है, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है। तो अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके आमने सामने कोई हो तो हो सकता है किसी ने ऐसा किया होगा, लेकिन नहीं करना चाहिए और सबको बताया भी जाता है। बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मैं मानता हूँ कि ऑफिसर भी इंसान ही होता है और इंसान से कई बार गलतियाँ हो जाती है, सीखते भी हैं, सुधार करते रहना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि जितना ट्रेनिंग एकेडमी है उसमें इस चीज़ को लेकर होती है क्या बात की कैसे आपको काम करना चाहिए, शालीनता रखनी चाहिए, जैसे मैं उसका लोगो भी देख रहा था, शीलम परम भूषणम, ये सारी चीज़ें वहाँ होती है, ऐसा नहीं है। और आप देखते हैं कि फील्ड में भी जब बात करते हैं तो कई बार जो आंदोलन होते हैं, प्रोटेस्ट होती है, उनको भी डील करते हैं ये लोग। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैच्योरिटी भी आ जाती है। ऐसा नहीं है जैसा आज मैच्योरली हम बिहेव कर पा रहे हैं, शायद हम ट्रेनिंग के जस्ट बाद में ऐसा नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, अलग अलग पोस्टिंग्स में अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स से आपका मिलना जुलना होता है, किस तरीके की प्रेशर सिचुएशंस आती है, उनको बेसिकली मैन मैनेजमेंट है, किस तरीके से उनको टैकल करना है। पॉलिटिशियंस भी होते हैं, स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, NGO होते हैं, नॉर्मल लोग भी होते हैं। रोज़ कोई ना कोई समस्याएं एडमिनिस्ट्रेशन के पास में आती रहती है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें सीख भी जाते हैं। ट्रेनिंग में भी ये बताई जाती है, बट मेरा ये मानना है कि ट्रेनिंग से ज़्यादा फील्ड में जाके जब रियल में उन सिचुएशन को फेस करते हैं तो ज़्यादा सीखने को मिलता है। अभी PM ने भी DMs के साथ, देश भर के DMs के साथ मीटिंग की थी, आपको बातचीत का मौका मिला? नहीं, राजस्थान से हमारे बीकानेर के कलेक्टर हैं, नमित सर हैं, उनको मौका मिला था और उन्होंने उनके ज़िले में किस तरीके से काम हुआ है, किस तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई है, स्टेट ने कैसे काम किया है, किस तरीके से डोर टू डोर सर्वे हुए हैं, आइडेंटिफिकेशन के काम हुए हैं, किस तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें सर ने बताई थी। और मोर और लेस सेम सा ही पैटर्न सारे ज़िलों में। अच्छा सर, आप अभी हमने देखा कि क्राइसिस था ये अभी कोविड को लेकर, आप छोटे शहर में हैं, आपने बेहतर मैनेज किया, यहाँ बेहतर मैनेज हुआ।
कोई चीज़ें हैं या जो आप कहेंगे कि शहरों को ये चीज़ें यहाँ से सीखनी चाहिए, बड़े शहरों को कम से कम ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए इस जगह से या इन इलाकों से? शहरों के लिए तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं रूरल एरिया के लिए कह सकता हूँ कि जैसे इस ज़िले में हमने चुनौती फेस की कि इस ज़िले में टोटल जो केस आ रहे थे उसके लगभग 80% केस है वो रूरल एरिया से आ रहे थे, जो कि अगर ओवरऑल अपन देखें 30 to 40% है। उसके लिए हमने पहले कोशिश की, मीडिया के जरिए की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने वीडियो रिलीज़ किया, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आया। उसके बाद में लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे हमने बात की, लोकल लोगों से फीडबैक लिया, तो हम धरातल पे उतरे, यहाँ के लोकल लैंग्वेज में वीडियो बनाए, सरपंचों के साथ में मीटिंग करी, ब्लॉक स्तरीय मीटिंग सरपंचों के साथ में की, कोर जो ग्रुप है उससे अपील करवाई, तो उस कहीं ना कहीं गाँव के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की, और उसका रिजल्ट ये आया कि धीरे धीरे अवेयरनेस भी बढ़ी, लोगों ने सैम्पलिंग में रुचि दिखाई, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हुआ, उससे एक तो डेथ डिक्रीज हुई, प्लस केस की सीवियरिटी ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि टाइमली रिपोर्टिंग या आइडेंटिफिकेशन केस का हो गया, उसको मेडिकल किट मिल गई। अर्बन एरिया अलग होता है, क्योंकि लास्ट ईयर की बात करें तो उस समय मैं जोधपुर था और मैं एज ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर काम कर रहा था। दोनों को कंपेयर करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे इस ज़िले की पॉपुलेशन 16 लाख है और जोधपुर नगर निगम में मेरे अंडर में जो एरिया था उसकी पॉपुलेशन 16 लाख थी। बहुत छोटा एरिया था, कॉम्पैक्ट एरिया था, वहाँ पर लोगों का मूवमेंट ज़्यादा होता है, संक्रमण ज़्यादा होता है और डेंस पॉपुलेशन होती है। एक छोटी सी बिल्डिंग में 3-4 मंजिलें होती हैं, वहाँ 30 से 40 लोग होते हैं, तो आपस में टच ज़्यादा होता है। हालांकि वहाँ फ़ायदा ये भी है कि अवेयरनेस लेवल लोगों का अच्छा होता है, कुछ बातें उन तक पहुँचाई जा सकती है। तो गाँव में तो ये ठीक है कि डोर टू डोर सर्वे करें, उनको बताएं, पॉलिटिशियंस को करें, या किसी को क्वारंटाइन भी करना है तो आराम से, काफ़ी स्पेस होता है, अलग से उसको रखा जा सकता है। सिटी एरिया में थोड़ा सा दिक्कत आता है, लेकिन वहाँ भी फिर इसी तरीके से हम आइडेंटिफाई करें। जैसे ज़िले में हमने कर रखा है कि कौन से ग्राम पंचायत में 25 से ज़्यादा केस हैं, कितनी ऐसी प्रांत पंचायतें हैं जिनमें 10 से ज़्यादा केस हैं। तो सिमिलरली वहाँ भी हमने पिछले साल कोशिश करी थी कि जैसे हमारे 65 वार्ड थे, वार्ड वाइज हमने आइडेंटिफिकेशन किया कि कौन से वार्ड, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन थी कि रेड कैटेगरी में है, कौन से ऑरेंज कैटेगरी में, कौन से ग्रीन कैटेगरी में है, तो वार्ड वाइज क्लासिफिकेशन करके वहाँ पर इंटेंसिव सैम्पलिंग करके, वहाँ होम क्वारंटाइन और दूसरी चीज़ों पर फोकस करके स्लोली इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और आई फील पूरे इंडिया में सेम पैटर्न पे काम हो रहा है, सेम गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन निकालती है, उन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट लोकल रिसोर्सेज, उनकी अवेलेबिलिटी और उनका एग्जीक्यूशन वेरी करता है। बट जैसे राजस्थान का तो हमें एक्सपीरियंस है, सारे कलेक्टर हैं वो सेम तरीके से काम कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं और लगभग मोर और लेस सेम पैटर्न पे सब वर्क करते हैं। एग्जीक्यूशन एक ज़िले को दूसरे से कंपेयर करना भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ अलग होती है। आज मेरे पास में यहाँ मेडिकल कॉलेज है, छोटा जिला लेकिन मेरे पास में मेडिकल कॉलेज है, तो मेरे पास में बिल्डिंग भी है प्लस डॉक्टर्स भी हैं। बट मेरी साइज़ के दूसरे ऐसे भी ज़िले हैं राजस्थान में जिनके पास में मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो कम से कम 150 डॉक्टर का स्टाफ उनके यहाँ कम हो गया और उनके पास में बिल्डिंग की कमी हो गई। तो दो जिलों को इस तरीके से भी हम तुलना नहीं कर सकते, बट मोर और लेस जो ब्रॉड पैटर्न होता है कोविड मैनेजमेंट का वो ऑलमोस्ट सेम ही है। और हर ज़िले में कुछ ना कुछ नए इनिशिएटिव होते हैं, उनको हम भी रोज़ सीखते रहते हैं, वहाँ से उनको अडॉप्ट करते हैं और अपने ज़िले में एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि जो बेस्ट हो उसको करने की कोशिश करते हैं, उनसे सीखते हैं। कुछ हम अच्छा करते हैं तो हम भी उनको शेयर करते हैं, तो वो उसको अडॉप्ट करते हैं। तो सुना आपने डूंगरपुर के डीएम साहब, यंग IAS ऑफिसर, जब देश में हालात बड़े शहर में ख़राब हो रहे थे तब भी डूंगरपुर में उतने हालात नहीं थे, ऐसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि किसी को बेड ना मिले या ऑक्सीजन की कमी, ऐसे हालात यहाँ नहीं पैदा हुए। और जो तीसरी वेव की बात कर रही है उसमें भी पूरी सच्चाई नहीं है। मेरा नाम सुरेश है और मेरे साथ जैरी हैं। आप ललन टॉप देख रहे हैं। शुक्रिया।